हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SBN एजुकेशन में। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे भोजन से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों के बारे में, जिसमें अभी तक के हमने दो पोषक तत्वों के बारे में डिस्कस कर लिया है, वसा और कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इसके अलावा अब जो प्रेजेंट टाइम में हम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, वो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन की जो कि वीडियो का सेकंड पार्ट है आज हमारा। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने जो डिस्कस किया था वो उसमें डिस्कशन हमारा हुआ था प्रोटीन क्या है, आवश्यक यानी कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में जाना था। इसके अलावा हमने उसके वर्गीकरण के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे प्रोटीन के स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ प्रोटीन्स और प्रोटीन्स के कार्यों के बारे में। इसके अलावा प्रोटीन से होने वाले कुपोषण के बारे में भी हम अपनी इस वीडियो के सेकंड पार्ट में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम प्रोटीन के स्रोत की बात करते हैं तो प्रोटीन जो होता है दोस्तों, ये हमें जो है प्राप्त वनस्पति व प्राणी, इन दोनों ही जगतों से प्राप्त होता है। और अगर हम सबसे अधिक बात करते हैं, सबसे अधिक हमें जो है दोनों ही स्रोत जो आपके हैं यानी कि वनस्पति और प्राणी जगत, दोनों ही जगत से आपको प्रोटीन प्राप्त होता है। और अगर सबसे अधिक बात की हम करते हैं, सबसे अत्यधिक मात्रा में जो हमें प्राप्त होता है, सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन जो है आपको प्राप्त जो होती है वो किससे होती है? प्राणी जगत से होती है, जिसमें आपका आता है मांस, मछली, अंडा, पनीर, शुष्क दुग्ध चूर्ण जो होते हैं उनसे, इन सभी चीज़ों से जो है आपको अत्यधिक मात्रा में जो होता है प्रोटीन प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और किससे हमें अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता है, तो इसमें आपके जो है नट्स भी आएंगे। नट्स आपका वनस्पति में आ जाएगा, जिससे आपको अत्यधिक मात्रा में क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। अगर हम मध्यम मात्रा में बात करते हैं कि मध्यम मात्रा में जो है आपको प्रोटीन किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है, तो मध्यम मात्रा में अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें आपका जो है क्या चीज़ें आ जाएंगी? इसमें आपकी आ जाएंगी दालें, फलियां, सूखी जो आपकी मटर होती है वो इसमें ही आएगी। इसके अलावा आपके आएंगे अनाज व दूध जो होता है आपका, यहाँ पर हमने ऊपर जो है शुष्क दूध की बात की थी, चूर्ण की बात की थी, यहाँ पर हम दूध की बात करें। इनसे आपको क्या होता है? मध्यम मात्रा में जो होता है प्रोटीन क्या होता है? प्राप्त होता है। और अगर हम बात करते हैं, अब इसी में हम आपको जान लेते हैं कि अगर सबसे कम मात्रा में हम प्रोटीन प्राप्त होने के बाद साधन की बात करते हैं, स्रोत जो होते हैं उनकी बात करते हैं, तो सबसे कम मात्रा में आपको प्राप्त होता है वो होते हैं आपके सब्जियों और फल, सब्जियों व फलों से आपको जो है प्रोटीन सबसे कम मात्रा में प्राप्त होती है। अब अगर हम प्रोटीन के जो प्रमुख साधन हैं प्राप्त के, मतलब कि आमतौर पे जो भारतीय होते हैं हमारे, उस अत्यधिक मात्रा में जो प्रोटीन प्राप्त करते हैं, प्राप्त करने का जो उनका साधन होता है, स्रोत होता है, उसमें आपका अगर हम बात करेंगे तो आपका दोस्तों उसमें आ जाएगा आपका अनाज आ जाएंगे, जिनसे हम अत्यधिक जो जनसंख्या हमारी इन्हीं से जो है प्रोटीन को प्राप्त करती है। दालें आती हैं, दूध हो गया व दूध से बने पदार्थ हो गए। ये सारे ही जो हैं क्या है? आपके प्रोटीन्स के स्रोत हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रोटीन के कार्य के बारे में। प्रोटीन के अगर हम कार्यों की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रोटीन के मुख्यतः 3 कार्य जो होते हैं प्रमुख होते हैं, जिसमें आपका पहला आता है निर्माणात्मक कार्य से, जिसको आप जो है बॉडी बिल्डिंग्स फंक्शंस भी कहते हैं। दूसरा जो हमारा आता है वो आता है नियामक कार्य। नियामक कार्य को हम रेगुलेटरी फंक्शंस बोलते हैं। तीसरा जो इसका मुख्य कार्य होता है वो होता है ऊर्जा प्रदान करना, इसे हम एनर्जी गिवन फंक्शंस जो है कहते हैं। तो ये 3 तरह के जो मुख्य कार्य होते हैं वो क्या होते हैं? आपके प्रोटीन के होते हैं। अगर हम निर्माणात्मक कार्यों की बात करते हैं तो दोस्तों निर्माणात्मक कार्यों में जो आपका सबसे पहला कार्य होता है इसका, वो होता है क्या होता है? शरीर की वृद्धि करना। यह आपका क्या है? प्रोटीन का निर्माणात्मक कार्य होता है, जिसमें आपका क्या होता है? प्रोटीन में जो उपस्थित नाइट्रोजन तत्व होता है, प्रोटीन क्या होता है इसमें जो होता है नाइट्रोजन जो तत्व होता है आपका, नाइट्रोजन तत्व जो होता है वो वृद्धि में सहायक होता है।
मैंने स्टार्टिंग में जब आपको पढ़ाया है प्रोटीन्स भोजन से प्राप्त होने वाले तत्वों के बारे में, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जो वसा है, कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है, ये किन तत्वों से मिलकर बना होता है, इनमें कौन कौन से जो है अवयव पाए जाते हैं। तो उसमें आपका हमने बताया था कि जो आपका प्रोटीन है उसमें नाइट्रोजन तत्व भी पाया जाता है। तो प्रोटीन में जो नाइट्रोजन तत्व होता है दोस्तों, ये क्या काम करता है, वृद्धि में ये जो है एक तरह से क्या होता है, सहायक होता है, जो कि जो है प्रोटीन के निर्माणात्मक कार्य में आता है। और निर्माता कार्य की अगर हम बात कर रहे हैं, शरीर की वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं जो भ्रूण अवस्था होती है, भ्रूण अवस्था से लेकर बच्चे के जन्म तक के, या फिर हम जन्म के बाद की भी बात करते हैं, तो एक तरीके से क्या होता है, उसे किसी ना किसी अंग में जो होती है क्या होती है, वृद्धि होती रहती है। और पूर्ण अवस्था होने के बाद, तो अगर हम बाद भी जो होता है, जब तक हमारा जीवन काल रहता है तब तक भी हमारे किसी ना किसी अंग में वृद्धि जो है होती रहती है। जैसे कि आपके बाल हो गए, नाखून हो गए, त्वचा हो गए, इन सब में जो है वृद्धि होती रहती है। तो जो प्रोटीन का कार्य होता है दोस्तों, वो क्या होता है, एक तरह का शरीर की वृद्धि करना होता है। सेकंड अगर हम बात करते हैं निर्माणात्मक कार्य में दोस्तों, तो सेकंड आपका आ जाता है इसमें तंतुओं का निर्माणात्मक कार्य। तंतुओं का पुनर्निर्माण करना। निर्माणात्मक कार्य में जो है आपके तंतुओं का पुनर्निर्माण करने का कार्य भी क्या किसका होता है, प्रोटीन का होता है। जैसे कि जो होता है शरीर में कभी चोट लग जाती है, उससे क्या होता है, हमारे तंतु क्या होते हैं, चोटिल होने के बाद क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और या फिर कभी जल जाते हैं, या फिर कोई ऐसी अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, या व्यायाम के दौरान किसी कारण बस कोई भी जो दुर्घटना होती है, तो कभी हमारी स्किन क्या होती है, छिल जाती, कट जाती, टूट जाती है। इस कंडीशन में भी ये क्या करता है, तंतुओं का निर्माण करने का कार्य करता है, यानी कि उन्हें पुनः रिपेयरिंग का कार्य करता है। तो एक तरीके से ये जो है इसका कार्य क्या है, तंतुओं का पुनर्निर्माण करना है। तो इसमें आपके कौन कौन से शरीर के तंतुओं को, जैसे हम आपको बता चुके हैं यहाँ पर, तो किस कंडीशन में होता है, चोट लगने पर, जलने पर, इस तरह के जो कार्य होते हैं उन सब के टाइम पर ये क्या करता है, तंतुओं का पुनर्निर्माण करता है। नेक्स्ट अगर इसमें हम बात करेंगे और क्या कार्य है निर्माणात्मक कार्यों में, तो निर्माणात्मक कार्य में इसका आपका जाता है एंजाइम्स, हार्मोन व एंटीबॉडी का निर्माण भी ये करता है। एंजाइम्स, हार्मोन्स व एंटीबॉडीज़ का निर्माण करना दोस्तों, ये भी जो है आपका किसका कार्य है, प्रोटीन का निर्माणात्मक कार्य के अंतर्गत आता हुआ, जिसमें क्या कहते हैं, शरीर में जैसा कि आपको पता है शरीर में बहुत सारी विभिन्न जो है जैव रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। इन सभी क्रियाओं को करने के लिए हमें जो है हार्मोन्स और एंजाइम्स की जो है आवश्यकता होती है। इन दोनों ही चीज़ों को जो है पूर्ण करने के लिए हमें क्या होता है, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन के द्वारा ही इन दोनों का, एंजाइम्स और हार्मोन्स का क्या होता है, बनते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि एंजाइम्स, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज़ के निर्माण में भी जो है प्रोटीन क्या होते हैं, आपके सहायक होते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें जो है कुछ अन्य कार्य भी होते हैं, अन्य निर्माणात्मक कार्य की अगर हम बात करते हैं कि और किस तरह के अन्य निर्माणात्मक कार्य जो है इसमें होते हैं, तो इसके कुछ, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिनके विटामिन के निर्माण में ये एक तरह के क्या करते हैं, विटामिन के निर्माण में जो है आपके प्रीकॉर्सर बोल सकते हैं आप, प्रीकॉर्सर का कार्य करता है ये। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके अगले कार्य के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि इसके प्रमुख कार्य में से एक तो कार्य था आपका निर्माणात्मक कार्य, दूसरा कार्य हमने बताया था कि नियामक का कार्य भी करता है। अब नियामक के कार्य में इसके दो तरह के कार्य होते हैं। एक तो आपका होता है जिसमें आपका आता है नियामक के कार्य में जल के संतुलन का नियमन करना। क्या होता है आपका, जल के संतुलन का नियमन, एक कार्य आपका ये होता है। दूसरा कार्य आपका होता है इसमें, इसका नियमन में ही अम्ल व क्षार के संतुलन का नियमन करना। अम्ल व क्षार के संतुलन का नियमन,
ये 2 कार्य जो होते हैं आपके, ये नियमन के कार्य में अंतर्गत आते हैं। अब इसके अलावा इसका जो तीसरा प्रमुख कार्य था वो क्या था आपका, ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा प्रदान करने की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रोटीन का जो कार्य होता है कोशों के निर्माण व पुनर्निर्माण में जितना महत्वपूर्ण स्थान है, उतना ही महत्वपूर्ण इसका स्थान किसमें होता है, ऊर्जा जो है प्रदान करना होता है। जैसे कि आपको पता है कार्बोहाइड्रेट और वसा का जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है, हमको एनर्जी देने का कार्य होता है। लेकिन कुछ एनर्जीज जो होती हैं, जब ये सारे कार्य हो जाते हैं आपके, नियमन का कार्य और निर्माणात्मक कार्य, तो जो आपका प्रोटीन होता है उससे हमें क्या होती है, एनर्जी भी मिलती है। एनर्जी में मिलने की अगर बात करते हैं तो इसमें दोस्तों जो अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रति ग्राम की बात कर रहे हैं, यानी कि 1 ग्राम जो है आपका प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन जो है हमें 4 कैलोरी जो है ऊर्जा प्रदान करता है। और ये क्वेश्चन आपके कई बार पेपर में पूछे भी जाते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी मिलती है, या फिर 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी मिलती है। तो इस तरह का, तो ये जो पॉइंट्स हैं मैंने आपके हर वीडियो में आपको बता रखा है, इसको स्पेशली आप लोग जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के बारे में। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो है प्रोटीन की हीनता के कई कारण हो सकते हैं आपके। जैसे कि आपका इसमें एक कारण आपका हो सकता है कम मात्रा में प्रोटीन लेना, आपका हो सकता है कम मात्रा में प्रोटीन लेना, या फिर आप जो है कह सकते हो कि गरीबी के कारण भी हो सकता है, गरीबी भी एक कारण हो सकती है आपकी। फिर भूख में कमी के कारण भी हो सकता है। तो ये सारे जो होता है आपके रीज़न क्या हो सकते हैं, जो है प्रोटीन की कुपोषण के कारण हो सकते हैं। भूख में कमी के कारण। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आपका हो जाएगा प्रोटीन के दोषपूर्ण पाचन या अवशोषण के कारण भी हो सकता है। प्रोटीन के दोषपूर्ण पाचन व अवशोषण, ये कारण भी आपका जो है प्रोटीन के कुपोषण का कारण हो सकता है। कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं जिसमें क्या होता है, प्रोटीन की कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसमें आपकी किडनी से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, लीवर से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, या कुछ और अतिरिक्त जो है आपकी बीमारियां इसमें आ सकती हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन का जो है सही तरीके से अवशोषण नहीं हो सकता है, या फिर किसी चीज़ की कमी की वजह से ये जो है आपकी कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने का कारण भी हो सकता है इसका। लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहना, ये सारी स्थिति में जो है आपकी प्रोटीन की हीनता की जो है उत्पन्न होती है। अब इस हीनता की वजह से जो है मोस्टली जो छोटे बच्चों में बीमारियां देखी गई दोस्तों, उसमें आपकी 2 तरह की जो है बीमारियां जो है आती हैं। पहली आपकी जो बीमारी आती है इसमें, वो आपकी है क्वेशकर, जो कि आपकी प्रोटीन की कमी से होता है। इसके अलावा जो है आपका दूसरा जो आपका आता है वो आपका क्या है, मरिस्मस है। ये दोनों ही बीमारियां जो है आपकी क्या है, कुपोषण के प्रोटीन के कुपोषण की स्थिति में उत्पन्न हो जाती है। क्वेशकर जो होता है दोस्तों, इसमें आपकी मोस्टली जो है प्रोटीन की कमी की वजह से होता है, लेकिन जो मरिस्मस होता है उसमें आप प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी की वजह से ये जो है आपकी बीमारी उत्पन्न होती है। थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों अगर आप लोग वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।